जनतंत्र, लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है और लोकतंत्र की पहली शर्त है कि उसमें सब लोग, सारे नागरिक मिल करके अपनी सरकार को का संचालन करने के लिए एक व्यवस्था चुने, एक सरकार चुने। और उसकी पहली शर्त है कि वह चुनाव पारदर्शी होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। सारे नागरिकों को यह विश्वास हो कि हमने जिसे चुना है, सही मायने में वही चुन करके हमारे ये सत्ता में प्रवेश किया है। उसके लिए तरह-तरह के उपक्रम होते रहे हैं। पहले ज़माने में हुआ करता था, जब कम लोग हुआ करते थे, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था। सभा बुलाई जाती थी, मीटिंग बुलाई जाती थी और लोग अपना हाथ उठा करके अपना चुनाव कर लिया करते थे। लेकिन खैर, फिर कालांतर में आगे बढ़ा, फिर गुप्त मतदान के द्वारा चुना जाने लगा। फिर बैलेट बॉक्स आया, बैलेट बॉक्स के द्वारा अपना चुना जाने लगा। और फिर जैसे-जैसे हम विस्तार विकास क्रम में हम आगे बढ़े और खास करके विज्ञान के हम संपर्क में आए, तो हमने फिर उसके बाद चुना एक ईवीएम मशीन हमने चुना और ये हुआ उसमें बहुत समय लगता है और उसमें लूट भी होती है, डकैती भी होती है और छिनैती होती है और बहुत तरह-तरह का उसमें व्यवधान आता है। तो ईवीएम मशीन रहेगी तो मशीन बहुत ठीक-ठाक काम करेगी और मशीनों के प्रति एक विश्वसनीयता भी बढ़ रही थी कि हमारी सभ्यता बढ़ रही है, हमारी सभ्यता अपना विकास कर रही है, तो मशीनें रहेंगी तो जल्दी से अपना चुनाव हो जाएगा, जल्दी फैसला आ जाएगा और सारी चीजें बहुत अच्छी-अच्छी हो जाएँगी, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। लेकिन जब हम इसके अंदर घुसे तो हमको लगा कि अरे! ये तो सबसे गड़बड़ व्यवस्था है और उसमें जितने लोग विज्ञान को मानने वाले लोग थे, वैज्ञानिक देश थे, जहाँ से विज्ञानियों की उत्पत्ति हुई थी, जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक कह रहे थे, पहले उन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं, ये व्यवस्था तो ठीक नहीं है, ईवीएम व्यवस्था ठीक नहीं है, बैलेट वाली व्यवस्था ही ज़्यादा ठीक थी। हम तो उसी को करेंगे। लेकिन हमारा भारत हमारा भारत तो भारत है। यहाँ ये कहा जाता है कि हम कोई भी कानून बनाते हैं, तो उसको तोड़ने का उपक्रम हम सबसे पहले रास्ता हम तलाश लेते हैं कि हम जो कानून बना रहे हैं, हम इसको कैसे तोड़ेंगे? उसके रास्ते को हम पहले पुख्ता करते हैं। तो वही बात कहीं न कहीं से यहाँ भी हुई और इसमें जो भी सत्ता में लोग रहते हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लोग विपक्ष में रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ईवीएम की व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। विचार तो किया जाना चाहिए, ये बात होती है कि पूरी चुनावी प्रणाली पर विचार किया जाना है और उसको करना चाहिए। लेकिन खैर, वो तो एक लंबे ये विमर्श का विषय है। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ईवीएम की व्यवस्था और ईवीएम में भी ईवीएम आया है तब से यही भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती रही है जब बाहर रही है और आज की तारीख में गैर भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं और कहीं न कहीं से उभर करके विरोध आता है। लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है, जबकि सीधे-सीधे दिखाई पड़ता है कि जितने वोट पड़े, उससे ज़्यादा वोट गिने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जितने वोट पड़े, उससे कम वोट गिने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब हम विज्ञान की कसौटी पर तकनीक है हमारे पास, मशीन से हम काम कर रहे हैं, तो मशीन में तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 इंच, 1-1 सेंटीमीटर का बाल के खाल बराबर भी उसमें कहीं से अंतर नहीं आना चाहिए। फिर आखिर ये अंतर क्यों आ रहा है? अभी 48 वोट से अपने महाराष्ट्र में हमारे एक सज्जन शिंदे ये शिवसेना के साथी जीते हैं और उनके जीतने का क्या रहा साहब मामला कि जिस दिन काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग लोग करा रहे हैं, उस समय भी पता चला कि मतदान हो रहा है, उनको वोट डाला जा रहा है और वोट कैसे डाला जा रहा था तो उन्हीं के रिश्तेदार अपना मोबाइल से सेट करके वो करके वोट भी डाल रहे हैं। तो यह तो कहीं न कहीं से सीधे-सीधे है कि मामला विश्वसनीयता तो नहीं है और अगर विश्वसनीय नहीं है तो साथ में साथ उसके पारदर्शिता भी नहीं है। और फिलहाल तो हम सारे लोग कह रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी जो बवंडर मचा हुआ है कि एलन मस्क जो तकनीकी दुनिया के सरताज माने जाते हैं और तकनीकी की जितनी संस्थाएं हैं उसके सर्वोच्च शिखर पर है और सबसे ज्यादा तनख्वाह वो अपना लेते हैं, अपना अपना पारिश्रमिक लेते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि नहीं साहब, ईवीएम की व्यवस्था तो ठीक नहीं है, हैं? इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए
विचार किया जाना चाहिए। तो आज हम इसी बात, और उसके बाद उन्हीं की बात को फिर एक बार बल मिला है भारत में भी इस ईवीएम विरोधी मूवमेंट को, और जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, और देश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, प्रतिपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने भी उस पर पलट के प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तो ब्लैक बॉक्स है, ये ठीक नहीं है, इस पर विचार होना चाहिए, और एलन मस्क जो कह रहे हैं उस पर तो विचार होना चाहिए। लेकिन एक चीज, एलन मस्क ने जो बात की है, वो बात उन्होंने किया है अमेरिका के संदर्भ। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और वहां पर एक उम्मीदवार ने उस पर उंगली उठाई, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अमेरिका के स्थिति परिस्थिति में और पूरे देश की और देशों की स्थिति परिस्थिति में और खास करके भारत की स्थिति परिस्थिति में थोड़ा अंतर है। थोड़ा अंतर जाकर के बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। अमेरिका में एक एक गया है, उसके आधार कार्ड से उसका पूरा संबंध है, माने वहां का हर नागरिक अपना जैसे वो कंप्यूटर के ये फिंगरप्रिंट पर उसका सब कुछ है, और अपना उस तरीके से वहां लीड होता है। भारत में भी है, भारत में भी किया गया है, और लेकिन भारत की स्थिति और दूसरी है। यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो हमारे आधार का लिंक है, इसका सारा कनेक्शन हमारे देश से ज्यादा चीन के पास है, इसके आंकड़े हैं, बाहर इसके आंकड़े हैं। तो इसका मतलब है कि जिसके पास आंकड़े हैं वो उसमें जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेशन कर सकता है। तो यहाँ की तो स्थिति बिल्कुल भिन्न है कि हम भारतवासियों के भी हाथ में नहीं है, भारत की सरकार के भी हाथ में नहीं है, हम किसी दूसरे के हाथ में अपनी पूरी डोर दे दिए हैं, हम तो केवल कठपुतली मात्र हैं। तो फिर यह जो हमारा विरोध करने का हम जो विरोध करते हैं, चीन का विरोध करते हैं, पाकिस्तान का विरोध करते हैं, रूस का विरोध करते हैं, अमेरिका का विरोध करते हैं, तो फिर इस सब विरोध के मतलब क्या होता है? और ऐसी हालत में खास करके सरकार बनाने की जो बात होती है और जो हमारे चुनाव प्रक्रिया की बात है, उसमें इसका कैसे क्या असर हो सकता है, क्या होता है, क्या हो रहा है, और जो चीजें सामने दिखाई पड़ रही हैं उसमें आप विश्वास कैसे पैदा करेंगे? आप उसको पारदर्शी बनाइए। पारदर्शिता के लिए हमने कहा था वीवीपैट की आप 100% काउंटिंग कर दीजिए, आप उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसा कोई भी उपक्रम आप नहीं कर रहे हैं जिससे जनता में विश्वास की भावना जग सके। और सच तो यह है कि अगर एक भी नागरिक के मन में अविश्वास है तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उसके उस विश्वास को कायम रखा जाए, उसके उस विश्वास को वो बनाए रखने के लिए उसका उपक्रम किया जाए। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम अपने एक ये प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। ईवीएम मशीनों पर एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं हमारे ये कंप्यूटर विशेषज्ञ माधव अरविंद दास पांडे जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ तारा जी भी हम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप कर्नाटक से हैं, इडोली की आप कार्यकारी परिषद की आप सदस्य हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी और आज की तारीख में एक सुप्रसिद्ध लेखक और तमाम विषयों पर गंभीरता से सिंहावलोकन करने वाले प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूत नारायण सिंह जी, आप सबका स्वागत है। अरविंदर सिंह जी, तो हम चलते हैं शुरू में ही माधव अरविंद देश पांडे जी के पास। माधव जी, यह पूरी प्रक्रिया क्या है? आप तो एक लंबे समय से इस आंदोलन में लगे हुए हैं, आप और ये खास करके तारा जी, तो ये जो नई बात सामने निकल के आई है इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी, आपका विशेष। माधव जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और शुरू में ही आपने बड़ी बेहतर शुरुआत कर दी। जैसे आपने कहा कोई भी सिस्टम हो, वो जो लोग उसे चलाते हैं उतनी ही बेहतर हो सकती है, उससे ज़्यादा बेहतर हो नहीं सकती। क्योंकि आप जब सिस्टम बनाते हो तो उस सिस्टम में अगर आप छेद करना चाहते हो तो किसी न किसी तरह से कर सकते हो, भले तुरंत ना कर सके, बाद में कर सकते हो। अभी आपने दो मुद्दों का जिक्र किया। एक था जो बम्बई में अभी फ़िलहाल जिसकी चर्चा हो रही है, बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट, और दूसरा इलॉन मस्क का।
तो बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट का मामला जो है वो थोड़ा मेरे हिसाब से सेंसेशनलिज्म की तरफ ज़्यादा गया रिपोर्टिंग के हिसाब से, क्योंकि उसमें वो ओटीपी आया, ओटीपी से ईवीएम खुलता है, ईवीएम और फ़ोन जुड़ता है, ये सब चीज़ें अगर हम एक बार मान लें कि जो इलेक्शन कमीशन हमें बता रहा है कि इनमें कोई वाईफाई, ब्लूटूथ या सिम कार्ड नहीं है, तो फिर ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, फ़ोन जुड़ नहीं सकता। अभी इसमें एक ये है कि हम इलेक्शन कमीशन पे विश्वास कर रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन इसके काबिल है, ये अलग सवाल है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन विश्वास होना चाहिए, ऐसा उसे लगता है कि लोगों का उस पर विश्वास हो, तो उन्होंने पारदर्शिता पूरी तरह से लानी चाहिए। एक सिंपल स्टेप है बम्बई के ये प्रॉब्लम के आसपास, जो ईवीएम अभी डाउट में है उसको लाओ, जो कैंडिडेट्स हैं वो और टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जिनमें एटलीस्ट दो तो कम से कम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए, उनके सामने वो खोलो और उनको बोलो कि देखो इसमें आपको कोई वाईफाई की चिप दिखती है क्या, आपको सिम कार्ड दिखता है क्या, या ब्लूटूथ का चिप दिखता है क्या। ये सब करने में 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जो सामने आ जाएगा वो सच होगा, और एक अगर उसमें कुछ है ही नहीं तो कोई बाद में बोलेगा भी नहीं, ये विषय वहां खत्म हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन जब ये नहीं करती, जैसे पिछले समय हमने बात की थी, तब मैंने हलवाई का उदाहरण दिया था, आपको याद होगा कि अगर हम जाते हैं और पेड़ा खरीदते हैं 5 किलो भी, और वो पैक करके देता है, फिर हम बोलते हैं अरे जरा खोल के दिखाओ तो सही, भले हमारा रोज का हलवाई हो, हम उसके रोज के ग्राहक हो, लेकिन हम वो देख के मांगते हैं, वो दिखाता भी है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं जो दे रहा हूं वो सच है, वो सही है, मैं गड़बड़ी नहीं कर रहा हूं। जैसे आपने डेमोक्रेसी का जिक्र किया, डेमोक्रेसी या कोई भी रिश्ता हमारी लाइफ में, भले वो हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चों का हो, माता पिता का हो, दोस्तों का हो, या इलेक्शन कमीशन के साथ हो, कोई भी रिश्ता टिका रहता है भरोसे पर। अगर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो रिश्ता टिकता नहीं है। डेमोक्रेसी वही है जो ट्रस्ट पे काम करती है, जो पारदर्शिता, और ट्रस्ट कब आता है जब पारदर्शिता हो। आपने मुझे पूछा आप कहाँ गए थे कल, और मैंने कुछ बोला नहीं, तो आपको लगेगा अरे कहीं गड़बड़ गया होगा इसीलिए बोल नहीं रहा है ना। इतनी सादी बात है। तो इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है, 20 मिनट में इसको खत्म कर सकता है, जाके ये बंद हो जाए। लेकिन हुआ ऐसा है कि वो जो ओटीपी आया वो पोस्टल बैलेट के पोर्टल से आया। अभी पोस्टल बैलेट का पोर्टल, इसमें और बहुत गहरे प्रश्न उपस्थित होते हैं। एक तो अगर वो पोस्टल बैलेट के पोर्टल से आया तो वो पोर्टल होता है इलेक्शन कमीशन के सर्वर पे, तो वो क्यों चालू था? जैसे मतदान कक्ष बंद हो जाता है 6 बजे के बाद या 9 बजे के बाद, आखिरी वोटर ने वोट डालने के बाद, वैसे ही जिस चुनाव क्षेत्र में चुनाव है उस दिन सुबह 7 बजे चालू होके 6 बजे ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बंद होना चाहिए। उसके बाद किसी को उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर किसी को जो एक क्या है, मैं डिटेल टेक्निकल इसमें नहीं जाता, लेकिन हर एक सर्वर को एक पोर्ट होता है जो सॉफ्टवेयर का होता है, जिसके तहत वो बात करता है बाहर के दुनिया से। जिस पोर्टल से वो बात करता है, जहां से वो वोट लाता है अंदर, उसने बाकी और कुछ करना नहीं चाहिए। अगर मुझे कितने वोट गिने हैं ऐसी अगर क्वेरी करनी है तो उसके लिए दूसरा पोर्ट होना चाहिए जो खुला रहेगा, लेकिन उस पोर्ट से मैं मेरा वोट नहीं दे सकूंगा। अगर ये नहीं है तो ये बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जब तक 4 जून आया तब तक पूरे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमें मालूम नहीं कितने अनऑथराइज्ड वोट बैलेट
बैलेट, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स डाले गए हैं। तो जितने भी हो, अगर ये है कि उसको एक्सेस मिला मतगणना के दिन, तो पूरे भारत में जितने भी पोस्टल बैलेट्स है वो सब खारिज होने चाहिए, क्योंकि सबकी वैधता क्वेश्चन हो जाती है। ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है और इसमें यह भी दिखता है कि इलेक्शन कमीशन ये काम करने में सीरियस नहीं है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि वो उसकी जिम्मेदारी तो निभा ही नहीं रहा है। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन है ये कहना भी आजकल शर्म की बात हो गई है, इतना वो गैर जिम्मेदार है। लेकिन वो इतना गैर जिम्मेदार है कि इतनी सिक्योरिटी भी नहीं रखते कि वो बंद करें। ये अगर हो गया तो फिर बहुत ही, मेरे ख्याल से वो कुछ अलग ही डायमेंशन लेता है। फिर शुड इट बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर क्रिमिनलिज्म, ये डायरेक्शन में जाएगा वो। अभी इसके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ना लॉ की कुछ नॉलेज है ना क्रिमिनल प्रोसीजर्स की नॉलेज है। लेकिन टेक्निकली और एक क्या बोलते हैं इसको, नागरिक की तरह मुझे ये लगता है। दूसरी चीज आपने बोली